हाय बच्चों, मैं सीमा सेलजादन आप सभी लर्नर्स का मेरे चैनल साई बेसिक्स पर वेलकम करती हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं? इस वीडियो में हम नॉन नेटिव मीन्स इन्वेसिव स्पीसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हम नेटिव स्पीसीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल देखे थे, जिसमें नेटिव स्पीसीज़ में दो कैटेगरी देखे थे, जनरलाइज्ड स्पीसीज़ एंड स्पेशलिस्ट स्पीसीज़। उसका हम एनालॉजी के थ्रू अच्छे से डिटेल कॉन्सेप्ट गेन किए थे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन नेटिव और इन्वेसिव स्पीसीज़। तो नॉन नेटिव और इन्वेसिव स्पीसीज़ को और हम किस किस नाम से जानते हैं, इससे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि ये सारे कंटेंट आपको टेलीग्राम चैनल मैंने ओपन कर दिया है साई बेसिक्स लाइफ साइंस के नाम से, वहाँ मैं शेयर कर दिया करूँगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूँगी, ताकि आपको कहीं भी नोट्स के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। तो इस वीडियो में हम नॉन नेटिव इन्वेसिव स्पीसीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल भी कॉन्सेप्ट भी गेन करेंगे, और प्लस PYQs जितने भी प्रीवियस ईयर 2013 से 2023 तक जितने भी PYQs आए हैं B सेक्शन और C सेक्शन में CSIR नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो सारे PYQs हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं एनालॉजी के थ्रू भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, ताकि आपको ज़्यादा टाइम तक याद रह सके कॉन्सेप्ट। तो नॉन नेटिव स्पीसीज़ को ही हम क्या कहते हैं? नॉन नेटिव स्पीसीज़ को ही हम एक्जॉटिक स्पीसीज़ भी कहते हैं, इन्वेसिव स्पीसीज़ भी कहते हैं, फॉरेन स्पीसीज़ भी कहते हैं, इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज़ भी कहते हैं, एंड एलियन स्पीसीज़ भी कहते हैं। मीन्स ओवरऑल बात करें तो जो जिनका अपना नेटिव लैंड नहीं है, वो बाहर से कहीं और से आते हैं और दूसरे के नेटिव लैंड में घुस जाते हैं, उसी को हम फॉरेन स्पीसीज़ भी कहते हैं, मीन्स बाहर वाला। इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज़ भी कहते हैं एंड एलियन स्पीसीज़। आपने जादू मूवी देखा था, उसमें एलियन देखा था, तो वो जो उस टाइप के जो स्पीसीज़ होते हैं उसको क्या कहते हैं? एलियन स्पीसीज़। इन्वेसिव स्पीसीज़ और एलियन स्पीसीज़ और नॉन नेटिव स्पीसीज़ आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट नेटिव, जो कि नेटिव नहीं होते हैं टू अ पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के। काउज मोस्टली, ध्यान दीजिएगा, टर्म पे कीवर्ड पे ध्यान देना है, ताकि आपको एग्जामिनेशन में आप कीवर्ड को ढूंढ पाइए। काउज मोस्टली हार्म टू द इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी और ह्यूमन हेल्थ। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हार्म पहुंचाता है, बट ऑलवेज, क्या ये हमेशा हार्म पहुंचाता है? ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हार्म पहुंचाए, हमेशा ही नेटिव स्पीसीज़ को डिस्टर्ब करें। कुछ क्योंकि साइंस में दो चीज़ पे ध्यान दीजिए, एक पॉसिबल स्टेटमेंट होते हैं जिसमें आपको मे बी, कैन बी, कुड भी हो सकता है। तो साइंस में कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होता है, जैसे कि एक्सक्लूसिव या फिर नेवर, ये सब टर्म जहाँ भी यूज़ होंगे तो वो आंसर हमेशा आपको इनकरेक्ट ही होंगे। तो इसलिए काउज मोस्टली हार्म टू द इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और ह्यूमन हेल्थ। हम मानते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये हार्म पहुंचाता है, लेकिन कभी कभी हार्म नहीं भी पहुंचा सकता है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको दिया रहे कि इन्वेसिव स्पीसीज ऑलवेज हार्म नेटिव स्पीसीज, तो इसका आंसर नो होगा। ठीक है, अगर ये रहे कि इन्वेसिव स्पीसीज मोस्टली हार्म टू द इन्वायरमेंट, तब आपको करेक्ट आंसर पर टिक करना है। ठीक है, तो इन्वेसिव स्पीसीज आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर नॉट नेटिव, जो कि नेटिव नहीं होते हैं टू अ पर्टिकुलर एरिया के लिए, बट काउज मोस्टली हार्म टू द इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, they often outcompete native species leading to declines in biodiversity and disrupting ecosystem। जनरली ये आउटकम्पीट करते हैं किससे? नेटिव स्पीसीज से। मीन्स जब कंपटीशन होगा तो इनका जो ये आउटकम्पीट कर जाते हैं किसको? नेटिव स्पीसीज को। ठीक है, लीडिंग टू डिक्लाइन, और ये बायोडाइवर्सिटी जो वेराइटीज़ होते हैं स्पीसीज उसको डिक्लाइन करते हैं और इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं। These species are introduced unintentionally and distance does not matter for its invasion। ये जो स्पीसीज है वो ऐसा नहीं है कि इंट्रोड्यूस आप जानबूझ के उसको कर रहे हैं, वो अनइंटेंशनली इंट्रोड्यूस्ड हो जाते हैं। और इस स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन है, डिस्टेंस डजंट मैटर फॉर इट्स इन्वेशन। जरूरी नहीं है कि कितने बहुत पास आपका लैंड है, मेन लैंड से बहुत पास इसका लैंड है तो वहाँ आ जाते हैं, नहीं, बहुत दूर से भी आ सकते हैं। डिस्टेंस डजंट मैटर फॉर इट्स इन्वेशन। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में? नॉन नेटिव स्पीसीज के बारे में। यहाँ देखिए, ये जितने सारे फिश आपको दिख रहे हैं, ये सब इनका ये नेटिव प्लेस है। बट ये वाला फिश जो आया है, ये है, इसका नाम है क्या? लाइन फिश। वो इसका नेटिव प्लेस नहीं है, ये नॉन नेटिव स्पीसीज है, इन्वेसिव स्पीसीज है, आता है और ये जो छोटे छोटे फिश हैं जिनका ये नेटिव एरिया है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसको ये डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, मैं एनालॉजी के थ्रू भी आपको समझाऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। मीन्स बिन बुलाया मेहमान या फिर अनवांटेड गेस्ट के रूप में, आप चाहते नहीं हैं कि वो आए रहें, लेकिन वो आ जाते हैं, तो इसलिए वो आप एनालॉजी के थ्रू आप याद रख सकते हैं कि नॉन नेटिव स्पीसीज या फिर
इन्वेसिव स्पीसीज बिन बुलाया मेहमान हो सकता है। कैरेक्टराइज्ड बाई, ठीक है, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होंगे, क्या क्या, हाई डिस्पर्जल एबिलिटी, रैपिड रिप्रोडक्शन, इनका जो डिस्पर्जल एबिलिटी है, स्प्रेडिंग, फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। रैपिड रिप्रोडक्शन, मोस्टली एसेक्सुअल, ऐसा नहीं कि सेक्सुअल नहीं होता है, बट सेक्सुअल के लिए लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम इनका रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्टली एसेक्सुअल होता है। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तभी तो वो नेटिव स्पेसीज को वहाँ से आउट कम्पीट कर जाते हैं। स्पेसीज टाइप की बात करें तो ये जनरली आर सेलेक्टेड स्पेसीज होते हैं। आपने नाम सुना होगा आर सेलेक्टेड एंड के सेलेक्टेड स्पेसीज। आर सेलेक्टेड मीन्स स्मॉल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, और के सेलेक्टेड मीन्स जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको। तो ये जो स्पेसीज टाइप की बात हो रही है वो आर सेलेक्टेड स्पेसीज होते हैं। फास्ट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। ग्रेटर फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, तो फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी का टर्म, प्लास्टिसिटी से आप क्या समझते हैं, मीन्स एबिलिटी टू डेवलप डिफरेंट फिनोटिपिक करेक्टर बट जीनोटाइप इज सिमिलर। जीनोटाइप नहीं चेंज होता है, जो फिनोटिपिक करेक्टर है मीन्स मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है वो चेंज हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी हम कह सकते हैं। अभी मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊंगी। डाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम आर मोर प्रोन टू इन्वेशन, जहाँ ऑब्वियस है जहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होगा, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होगा, डाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम जहाँ होगा वहीं पर तो ये मोर प्रोन टू इन्वेशन होते हैं, ठीक है। वहाँ पर ये जनरली ज़्यादा उस प्लेस पे आके अपना घर बना लेते हैं। सपोज कीजिए कि बिन बुलाया मेहमान, अनवांटेड गेस्ट, गांव से कोई आया है, आराम से वो गांव का रहने वाला था। ये मान लीजिए एनालॉजी में मैंने इमोजी लिया है, ये है आपके चीनू चाचा, ठीक है। वो गांव में रहते हैं, आपके पापा को फ़ोन किए कि मुझे आना है और आपका घर शहर में है, ठीक है। तो वो आते हैं और वहीं पर आराम से 2-4-10 दिन रहते हैं। जब वो 2-4-10 दिन रहते हैं तो उनको लगता है कि अब यही प्लेस मेरे लिए अच्छा है रहने के लिए, और जब वो रहने लगते हैं तो पहले खुद आते हैं, फिर अपनी फैमिली को बुला लेते हैं। तो उससे हर एक घर में तो उतना ही स्पेस होगा ना जितना आप मतलब आपके लिए अवेलेबल होगा, बट वो अनवांटेड गेस्ट आ जाते हैं, आराम से 2-4-10 दिन रहते हैं, तो ऑब्वियस है कि आपके पढ़ाई में, लिखाई में, रहने में, सहने में दिक्कत तो होगी ही। तो आपके पापा, एक्चुअली में वो घर आपका है, आपका नेटिव प्लेस है, लेकिन आपके पापा बोलते हैं कि अब तुम लोग हॉस्टल में शिफ्ट हो जाओ या फिर कहीं और बाहर तुम लोग के लिए अरेंजमेंट कर देते हैं ताकि तुम्हारे पढ़ाई में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है। तो है तो आपका नेटिव प्लेस, तो आपका घर, बट उस नेटिव नॉन नेटिव स्पेसीज की वजह से, इन्वेसिव स्पेसीज की वजह से आपको अपने ही घर को छोड़ के दूसरी जगह रहना पड़ रहा है। तो एनालॉजी क्लियर हो गया, मैं उम्मीद करती हूँ। दूसरा, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी आप कैसे एग्जांपल ले सकते हैं, आराम से वो गांव के हैं तो उनका रहन सहन दूसरा है, धोती कुर्ता पहन के आते हैं। कुछ दिन जब शहर में रहते हैं, वो जब आप लोग को देखते हैं आराम से जीन्स टॉप पहन के, चश्मा लगा के, कैप लगा के, तो वो उनका जीनोटाइप तो सेम ही रहता है, जो गांव में है तब भी और शहर में है तब भी, बट उनका जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी जो है वो चेंज हो जाता है। मीन्स फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक, उनका तो रहने का तौर तरीका गांव में कुछ और था, जब शहर में वो रहने लगे तो उन्होंने अपना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज कर लिया। इसी को क्या कहेंगे, फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस एनालॉजी से अच्छे से नॉन नेटिव स्पीसीज या इन्वेसिव स्पीसीज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कुछ और कैरेक्टरिस्टिक भी हम देखेंगे। सम अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, हाई टॉलरेंस रेंज। अब आप भाई बहन 2-4 हैं, वो सोच रहे हैं कि अब इनको भगाया कैसे जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ उनके बारे में शिकायत कर रहे हैं कि कैसे आदमी हैं, आके पसर गए हैं, हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन वो एकदम, हम लोग के बिहार में कहा जाता है ना, एकदम थेथर टाइप के आदमी, हेहर जिसको कहा जाता है, उस टाइप का। अरे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बोलने दो, कुछ भी बोले, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमको तो बस अब शहर में रहना है तो रहना है। तो उनका टॉलरेंस रेंज जो है वो बहुत हाई होता है, ठीक है। जनरलाइज्ड बिहेवियर, भाई कोई मेहमान आएगा तो आप 2-4 दिन अच्छा खाना देंगे उनको, खाने के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनवाएंगे, बट 2-4 दिन के बाद फिर आप क्या करेंगे, आप जो फिर जनरल खाना खा रहे हैं वही, वो आपको क्या बोलेंगे कि मुझे नमक रोटी भी दे दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उनका बिहेवियर जो है वो बिल्कुल जनरलाइज्ड टाइप का हो जाता है, ठीक है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। PYQs में देखिए, आपको 2017 के जून में बी सेक्शन में आया है, मीन्स 2 नंबर वाले में, 2018 के दिसंबर के सी सेक्शन में, 2022 के सितंबर में यहाँ फर्स्ट शिफ्ट होगा, फर्स्ट शिफ्ट में बी सेक्शन में, और 2023 बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन जून में फर्स्ट शिफ्ट में बी सेक्शन में आए। कौन कौन से क्वेश्चन आए वो भी हम देखेंगे बच्चों। इसमें एक और हाइपोथेसिस की हम बात करेंगे जिसे हम कहते हैं एनिमी रिलीज हाइपोथेसिस।
इस हाइपोथेसिस में क्या होता है, द बेटर ग्रोथ एंड प्रोपेगेशन, यहाँ छूट गया जी ये, प्रोपेगेशन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज इन कंपैरिजन टू देयर नेटिव काउंटरपार्ट्स इज प्रोवाइडेड बाय एनिमी रिलीज हाइपोथेसिस। मीन्स एक्जॉटिक इन्वेसिव स्पीसीज बिकम डोमिनेंट, जो एक्जॉटिक इन्वेसिव स्पीसीज है वो डोमिनेंट हो जाते हैं बिकॉज दे आर फ्रीड फ्रॉम देयर नेटिव प्रेडेटर, क्योंकि वो फ्री होते हैं, वहाँ के जो नेटिव प्रेडेटर उन पर अटैक नहीं कर सकता है, वो फ्रीड नेटिव प्रेडेटर्स, पैथोजन एंड पैरासाइट्स, लीडिंग टू अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इन न्यू टेरिटरी। और यही करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को बहुत ही ज़्यादा इन्हांस कर देता है, मीन्स अनचेक्ड पॉपुलेशन। ऑब्वियसली आर सेलेक्टेड स्पीसीज है तो बहुत ही स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कैटेगरी होते हैं वो इसमें आएंगे इन्वेसिव स्पीसीज में जनरली, तो उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, अनचेक्ड होता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई भी जो नेटिव वहाँ का रहने वाला जो प्रेडेटर होता है वो काम नहीं कर पाता है। तो वो ये हाइपोथेसिस क्या बोलता है, एनिमी रिलीज हाइपोथेसिस, एक्सोटिक इन्वेसिव स्पीसीज बिकम डोमिनेंट बिकॉज दे आर फ्रीड फ्रॉम देयर नेटिव प्रेडेटर्स, वहाँ के जो नेटिव प्रेडेटर्स हैं उनसे फ्री होते हैं, पैथोजन से फ्री होते हैं ताकि कोई पैथोजन अटैक ना करे, पैरासाइट से फ्री होते हैं, कोई बीमारी अटैक ना कर सके, जो कि क्या काउज करता है, लीडिंग टू अनचेक्ड पॉपुलेशन ग्रोथ इन न्यू टेरिटरी। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थे वो भी हम देख लिए और जो एनालॉजी है वो भी हमने अच्छे से समझा। बच्चों इस तरह से एनालॉजी के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे ना कोई भी एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रखेगा। और बिल्कुल भी मैं नेचुरल तरीके से नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ, देखते हैं पूरा हैंड रिटन है, ताकि इसमें मैं कहीं से भी ज़्यादा कॉपी पेस्ट करके नहीं आपको इस्तेमाल करना चाहती हूँ, ताकि आपको कहीं से भी ये ना लगे, क्योंकि ऑनलाइन सोर्स अगर आप देखें या फिर बुक देखें तो सब कुछ लिखा हुआ है कॉपी में, वो बुक में, लेकिन आप कितना पढ़िएगा। हमें देखना है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस टॉपिक का डिमांड कितना है, इस टॉपिक का डेप्थ कितने डेप्थ तक हमें पढ़ना है। वो डेप्थ हमें कैसे पता चलता है, तो जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एनालाइज करिएगा तब आपको पता चलेगा कि उस टॉपिक का डेप्थ कितने डेप्थ तक हमें जाना है। ठीक है, तो मैं टॉपिक के साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाती हूँ इसलिए क्योंकि ताकि आप जब टॉपिक अच्छे से समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट गेन कर लीजिए, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए, आप पॉज करके खुद से आंसर निकालिए, हम सही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर हम पहुंच पा रहे हैं मीन्स हमारा कंटेंट सही है, अगर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं इसका मतलब हमें और डेप्थ तक इस टॉपिक की स्टडी करनी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम CSIR नेट से रिलेटेड जितने PYQs हैं, जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर मैं सॉल्व करवाती चलूँगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ CSIR नेट के लिए हेल्पफुल होगा, ये जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं डिफरेंट स्टेट्स के एग्जामिनेशन में उसके लिए भी हेल्पफुल होगा, गेट में भी हेल्पफुल होगा, और CUET PG अगर कोई तैयारी कर रहे हैं जो MSc के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से मैंने और एग्जांपल लिया। अभी जो मैंने आपको लाइन फिश का दिखाया डायग्राम, बहुत सारी फिशेस थी, वहाँ पर एक बीच में लाइन फिश था, वही ये है। दूसरा है एमेरल्ड ऐश बोरर, तीसरा है जेब्रा मसल एंड कुटजू, ये प्लांट स्पीसीज हैं। आप देख रहे हैं ये लाइन फिश है ना, बीच में आपको दिख रहा है इतने सारे फिशेस जिनके ये नेटिव प्लेस हैं, और ये बीच में अलग से इन्वेसिव स्पीसीज आ गया। अब आइए हम चलते हैं किसके ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर दिया है, आप जो भी बुक्स चाहे पाथफाइंडर का बुक प्रेफर कर रहे हो या फिर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो वो ईयर वाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने ईयर मेंशन कर दिया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, आपको करेक्ट इनकरेक्ट पे ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, नॉट करेक्ट। तो आइलैंड इकोसिस्टम्स आर लेस प्रोन टू बायोलॉजिकल इन्वेशन बिकॉज ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड। अभी हमने आपको बताया किस स्टेटमेंट में, देखिए यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो फर्स्ट स्लाइड ही था कि दीज स्पेसीज आर इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली। ठीक है, बट डिस्टेंस डजेंट मैटर फॉर इट्स इन्वेशन। डिस्टेंस मैटर नहीं करता है कि वो इन्वेसिव स्पेसीज कितनी दूर से आ रहा है, वो मैटर नहीं करता, वो आपका कहीं दूर गाँव का भी रिश्तेदार हो सकता है। तो और इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट। तो आइलैंड इकोसिस्टम्स आर लेस प्रोन टू बायोलॉजिकल इन्वेशन बिकॉज ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड, यही स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में भी क्या पूछ रहा है, नॉट, क्योंकि डिस्टेंस डजेंट मैटर। अब हम सही BCD देखते हैं क्यों सही है। तो इन्वेसिव स्पीसीज हैव ग्रेटर फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी कंपेयर टू नेटिव स्पीसीज। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि गांव से वो आते हैं धोती कुर्ता पहन के, बट शहर में जब आपको देखते हैं, शहर का पहनावा ओढ़ावा, आराम से जीन्स टॉप पहनते हैं, कैप लगाते हैं, चश्मा लगाने लगते हैं, तो जीनोटाइप तो उसका उनका सेम ही रहता है, बट जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, पहले वो दिखने में बिल्कुल गंवार टाइप के लगते थे, अब बिल्कुल शहरी टाइप के हैं, उनका फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी जो है वो हाई हो जाता है।
इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो, सही है। उसके बाद इन्वेसिव स्पीसीज हैव हाई डिस्पर्सल एबिलिटी मीन्स उनका स्प्रेडिंग, उनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, ये भी मैंने डिस्कस किया था करेक्टरिस्टिक में। एट अ लार्ज स्केल डाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम आर जनरली मोर प्रोन टू इन्वेजन, ये क्या है, सही है। क्यों सही है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर डाइवर्सिटी रिच इकोसिस्टम होगा वही एरिया आपका मोर प्रोन टू इन्वेजन होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, क्योंकि आपसे नॉट पूछा है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। आइलैंड इकोसिस्टम्स आर मोर प्रोन टू बायोलॉजिकल इन्वेजन बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड, नहीं, यहाँ पर मोर प्रोन टू बायोलॉजिकल इन्वेजन बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम मेनलैंड हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टिपिकली ट्रू पूछा है, सही वाला स्टेटमेंट कौन सा होगा इन्वेसिव स्पीसीज के लिए। दे आर सेलेक्टेड, अभी हमने देखे टाइप्स ऑफ स्पीसीज क्या आर सेलेक्टेड ही था, क्योंकि स्मॉल ऑर्गेनिज्म इसमें आएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, के सेलेक्टेड नहीं होगा। हैबिटेट स्पेशलिस्ट, यहाँ पर हमने क्या देखा था, जनरलाइज्ड उनका है हैबिटेट, उनका स्पेशलिस्ट नहीं होगा, ये जनरलाइज्ड होगा। दे आर ऑलवेज इंट्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन, अगेन ऑलवेज, देखिए ये क्या है, ऑलवेज आपका एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि साइंस में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं होता है, पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। तो जहाँ पर ऑलवेज, नेवर, इस तरह का अगर आपको लगेगा, जरूरी है कि हमेशा ह्यूमन के थ्रू ही ये स्पीसीज आप इंट्रोड्यूस्ड हो, जरूरी नहीं है, हवा के थ्रू भी, वो छोटा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पानी के साथ आ सकता है, हवा के साथ आ सकता है, कहीं से बाढ़ आ जाए तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ले आए, किसी के थ्रू भी आ सकता है, ये भी रॉन्ग हो गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब आइए, ये सी सेक्शन का क्वेश्चन है, दिखने से ही पता चल रहा है। फॉलोइंग टेबल शोज एट्रीब्यूट्स ऑफ सेलेक्टेड स्पीसीज पी, क्यू, आर एंड एस। पी, क्यू, आर, एस दिया हुआ है, इसमें आपको देखना है डिस्पर्जल एबिलिटी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। आर सेलेक्टेड स्पीसीज, यस। प्रीडोमिनेंट रिप्रोडक्शन मोड, मैंने आपको बताया था मोस्टली क्या होगा, एसेक्सुअल, क्योंकि सेक्सुअल में लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या करेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूज करेंगे। कॉम्पिटिटिव एबिलिटी क्या हमने आपको बताया, हाई होता है, तभी तो ये नेटिव स्पीसीज को आउट कम्पीट कर जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, यहीं से आपको पता चल रहा है कि हम स्पीसीज पी ओनली, ये वाला स्टेटमेंट आपको सही हो गया। क्यू में क्या दिया हुआ है, डिस्पर्सल एबिलिटी लो, यहीं से ये वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है। आर में देखिए डिस्पर्सल एबिलिटी हाई, ठीक है, बट आर सेलेक्टेड, इसमें नो लिखा हुआ है, जबकि इसमें यस होना चाहिए, तो आर तो होगा ही नहीं। एस देखिए डिस्पर्सल एबिलिटी लो, नहीं, डिस्पर्सल एबिलिटी हाई होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर बी। अब लास्ट ये आपका 2023 वाला क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 वाला। Invasive species in general grow well in a new area that they invade and often outcompete native species. ये स्टेटमेंट हमने देखा। An explanation for the better growth and propagation of invasive species in comparison to their native counterparts is provided by which one of the following hypothesis? तो अभी हमने कौन सा हाइपोथेसिस देखा था कि बेटर ग्रोथ एंड प्रोपगेशन ऑफ इन्वेसिव स्पीसीज इन कंपैरिजन टू नेटिव काउंटरपार्ट्स, तो हमने कौन सा देखा था, इकोलॉजिकल निश हाइपोथेसिस, नो। इंटरमीडिएट, नो। बायोटिक रेसिस्टेंट, नो। एनिमी रिलीज हाइपोथेसिस, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से 1 बाय 1 हम कॉन्सेप्ट भी गेन कर रहे हैं। मैं जितना सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन कोशिश कर रही हूँ कि आपको दूँ, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उन्हें भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और मैं एक जूलॉजी टीचर हूँ, मैं जूलॉजी पढ़ाती थी कॉलेज में, 10 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरे पास, और अब मैं CSIR नेट वाले बच्चों को भी CSIR नेट का प्रिपरेशन करवाती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मैं सोची कि यूट्यूब चैनल पे आपको विथ कॉन्सेप्ट विथ PYQ जो भी 10 इयर्स के पेपर हैं वो कॉन्सेप्ट भी समझाऊँ और सॉल्व भी करवाऊँ, ताकि क्योंकि अब जो CSIR नेट है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो गया है। जो बच्चे PhD करना चाहते हैं उनके लिए भी, जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए भी, जिन्हें JRF चाहिए उनके लिए भी, जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए भी। इस वजह से मैंने यही इनिशिएटिव लिया और इसी चैनल पे मैं अब CSIR नेट का भी प्रिपरेशन करवाऊंगी और SET जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उनका भी। मैंने सोचा था कि मैं अलग कर दूं, बल्कि मैंने चैनल ओपन भी किया था लाइफ साइंस स्पेक्ट्रम के नाम से, बट मुझे लगता है कि इसी चैनल पे कंटिन्यू करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बस यही मैं रिकमेंड करूँगी कि जो UG-PG वाले बच्चे हैं, BSc MSc वाले, वो अपने प्लेलिस्ट के थ्रू चले, और जो CSIR नेट वाले बच्चे हैं वो अपने प्लेलिस्ट के थ्रू। तो प्लेलिस्ट डिफरेंट होगा, प्लेलिस्ट में लिखा होगा कि कौन सा टॉपिक, कौन सा प्लेलिस्ट CSIR के लिए है, कौन सा UG-PG वाले बच्चों के लिए। ठीक है, बाकी सारा कंटेंट आपको PDF के फॉर्म में मैं वहाँ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया करती हूँ, उनका डिटेल में अबाउट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया करूँगी। ठीक है, तो बच्चों ये
वीडियोस, ये कंटेंट कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, और कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।